हमें यहाँ हमारा जो उद्देश्य फलन है वो निम्नतम का है, जिसमें z बराबर -3x + 4y दिया गया और व्यवरोध दिए गए थे। ये पहला व्यवरोध, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 व्यवरोध है। ठीक है, हम इसे 1 नंबर दे देते हैं, इसे 2 नंबर और इन दोनों को कंबाइंड रूप से 3 नंबर दे देते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला व्यवरोध ले लेंगे, x + 2y < ≤ 8। ठीक है, अब हम इसे समीकरण में बदल लेंगे। समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने का क्या तात्पर्य है कि ये तो हमारे पास में एस समीका है और समीकरण में क्या होता है कि यहाँ इक्वल टू का सिंबल होता है। समीकरण और एस समीका में यही अंतर है, समीकरण के अंदर केवल इक्वल टू का सिंबल और एस समीका के अंदर लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, केवल लेस देन भी हो सकता है। इसी प्रकार से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन का सिंबल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये 4 सिंबल, एक तो ये सिंबल, एक ये सिंबल। ठीक है, इसी प्रकार से ये सिंबल और ये सिंबल, ये 4 सिंबल एस समीका में हो सकते हैं। ये मेरे पास में एस समीका है। मैंने इसे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इसे समीकरण में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण में बदल लिया मैंने, इसे समीकरण में बदल लिया, यानी कि x + 2y = 8। ठीक है, अब हम एक सारणी बना लेंगे और इस सारणी के अंदर हम इस रेखा के बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, ये x के मान और ये y के मान। ठीक है, मैंने x का मान 0 रखा, यहाँ मैंने 0 रख दिया, तो क्या बना अभी 0 + 2y = 8, यानी कि y = 8/2 यानी कि 4। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया मेरे पास में 4। ठीक है, इसी प्रकार से y का मान मैंने 0 रखा, y का मान 0 रखूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों ना, अब हम क्या करेंगे कि मूल बिंदु लेंगे और इस एस समीका का हल क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, एक रेखा और एस समीका में अंतर क्या होता है, रेखा और एस समीका। ठीक है, रेखा हमेशा एक लाइन को व्यक्त करती है, एक रेखा होती है, लेकिन एस समीका हमेशा एक क्षेत्र को व्यक्त करती है। जैसे मान लीजिएगा ये कोई रेखा ले ली मैंने, ठीक है, तो ये तो एक रेखा है और एस समीका मतलब इसका इधर का या इसके इधर का क्षेत्र होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें मूल बिंदु रखते हैं। मूल बिंदु एस समीका में रखने पर मूल बिंदु को हमने एस समीका में रखा तो ये बना 0 + 2 × 0 < ≤ 8। ठीक है, तो ये आ गया 0 < ≤ 8, जो कि सत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। ठीक है, ये हमने पहली एस समीका के लिए हल क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब हम दूसरी एस समीका लेंगे और उसके लिए हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दूसरी एस समीका है मेरे पास में नाउ, दूसरी एस समीका है 3x + 2y < ≤ 12। ठीक है, हम इसे भी समीकरण में बदल लेंगे। समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदला तो ये आ गया मेरे पास में 3x + 2y = 12। ओके ना, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी सारणी बना लेंगे। मैं एक सारणी बना लेता हूँ इस प्रकार की, ये एक सारणी है। इस सारणी में हम x और y के मान ज्ञात करेंगे, ये x इधर y। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये 3x + 2y = 12 है। मैंने x का मान 0 रखा, अगर x का मान 0 रखता हूँ तो 2y = 12 बनेगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 6। x का मान 0 रखने पर y का मान आ गया 6। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ तो 3x = 12 बनेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया 4। ओके,
अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले मूल बिंदु रखकर असमीका का हल क्षेत्र निकाला था, ठीक इसी प्रकार इस असमीका का हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो मूल बिंदु असमीका में रखने पर ठीक है, हमने इसके अंदर मूल बिंदु रखा तो क्या बना बच्चों, 3 × 0 + 2 × 0 < > 12। ठीक है, इसके अंदर हमने मूल बिंदु रख दिया तो ये हो गया बच्चों, ये 0 बना, ये भी 0 बना, तो 0 < 12 जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। ओके, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। ठीक है, अगर ये सत्य नहीं होता, अगर ये असत्य आ जाता हमारे पास में, तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर हो जाता। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को और इसके साथ में इन दोनों को भी ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैंने 2 के लिए तो हल क्षेत्र ज्ञात कर लिया, इन दोनों को और ज्ञात कर लेते हैं। नाउ x > 0 और y > 0, x का मान भी 0 से बड़ा और y का मान भी 0 और 0 से बड़ा, तो हम जानते हैं ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, जो कि प्रथम चतुर्थांश के क्षेत्र को व्यक्त करती है। ठीक है भाई, चलो अब हम इनको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, तो हमें देखिएगा कौन कौन से बिंदु दर्शाने होंगे। यहाँ से मेरे पास में एक तो 0,4 बिंदु आ गया, एक तो 0,4 बिंदु और एक 8,0 बिंदु, और इसी प्रकार से यहाँ से मेरे पास में 2 बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो 0,6 बिंदु और एक 4,0 बिंदु। तो इन दोनों बिंदुओं को और इन दोनों बिंदुओं को दर्शाने के लिए मैं पैमाना ले लेता हूँ। ठीक है, तो 0 से 8 तक जाना होगा मुझे, और यानी कि मैं एक एक इकाई का पैमाना लूँ तो ग्राफ आसानी से बन जाएगा। चलिएगा अब हम ग्राफ में पैमाना ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक्सिस बना लेता हूँ। मान लीजिएगा ये है y अक्ष, और ये हमारी x अक्ष। ठीक है, ये x अक्ष और ये हो गई y अक्ष। ओके, और ये हमारा मूल बिंदु O। ठीक है, यहाँ 1 इकाई 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतना पैमाना इसलिए लिया हमने, इतना बड़ा स्केल, क्योंकि हमें 8,0 भी व्यक्त करना है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माना पैमाना x अक्ष 1 बॉक्स = 1 इकाई। ठीक है, y अक्ष 1 बॉक्स = 1 यूनिट या 1 इकाई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस असमीका को व्यक्त करते हैं। इस असमीका को व्यक्त करने के लिए हमें ये बिंदु दर्शाने होंगे, एक तो 0,4 और एक 8,0 बिंदु। तो सबसे पहले मैं 0,4 बिंदु दर्शाता हूँ। तो 0,4 बिंदु ये हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके साथ ही दूसरा बिंदु कौन सा है मेरा, 8,0। ठीक है, 8,0। तो 8,0 बिंदु ये हो गया। ओके, अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा। क्योंकि यहाँ मेरे पास में लेस देन और इक्वल टू दोनों सिंबल है, इसलिए मैं इन दोनों को डार्क लाइन से ज्वाइन करूंगा। ठीक है, एल्स अगर यहाँ केवल लेस देन का सिंबल होता तो मैं डॉटेड लाइन से शो करता इसको। ठीक है, तो मैं इनको डार्क लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ।
हाँ, मैंने ये एक लाइन बना ली है और ये कौन सी असमीका है, ये वाली है, तो मैं इस पे लिख लेता हूँ। ये है मेरे पास में x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 8। ओके, ये असमीका कौन सा क्षेत्र व्यक्त करती है? इसने दो पार्ट बना दिए थे, एक तो इसके इधर का और एक इसके इधर का। तो हमने जब इसके अंदर मूल बिंदु रखा था तो मूल बिंदु से सेटिस्फाई कर रहा था, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 8 आया था। इसका मतलब हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर का है, यानी कि इस रेखा के मूल बिंदु इधर की ओर है, तो इधर का हल क्षेत्र हो गया, यानी कि इससे इधर की ओर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी जो असमीका थी उसे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए बिंदु कौन कौन से आए थे? एक तो 0,6 और दूसरा 4,0। तो 0,6 बिंदु ये हो गया मेरे पास। ठीक है, और दूसरा है 4,0 बिंदु, तो 4,0 बिंदु ये। ओके, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि इन दोनों को भी मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ मेरे पास में इक्वल टू का भी सिंबल है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये मेरी रेखा बन गई। मैं इसके दोनों ओर तीर के निशान बना देता हूँ। और ये कौन सी असमीका है? ये वाली है 3x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो इसके एक और लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ये वाली है 3x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 12। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इससे नीचे की ओर था। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, इसने भी दो पार्ट बना दिए, एक तो इधर का और एक इधर का। तो ये कौन सा हल क्षेत्र व्यक्त करती है? जब हमने इसमें मूल बिंदु रखा था, ठीक है, इसके अंदर मूल बिंदु रखा था, तो ये बना था मेरा। तो जब ये 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12 आया, तो 0 हमेशा 12 से छोटा होता सत्य था, इसलिए इसका भी हल क्षेत्र कौन सा आया था? मूल बिंदु की ओर। यानी कि इससे इधर और इधर दो पार्ट थे, तो कौन सा हुआ? मूल बिंदु जिस ओर है, मूल बिंदु इधर की ओर है, यानी कि इधर का हल क्षेत्र। ठीक है, अब और देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। x का मान 0 से बड़ा, वो इस रेखा के इधर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x बराबर 0 ये रेखा होती है, y अक्ष इससे इधर का क्षेत्र। ठीक है, और y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 वो इससे ऊपर का क्षेत्र हो गया, क्योंकि y का मान 0 या 0 से बड़ा y x अक्ष से ऊपर की ओर होता है। तो हम देखते हैं कि इस लाइन से तो इधर का, इस लाइन से ऊपर का, इस लाइन से नीचे का और इस लाइन से भी नीचे का क्षेत्र है। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा आया? उभयनिष्ठ हल क्षेत्र वो ये वाला है। मैं इनको पैरेलल लाइन से दर्शाता हूं। जिसके कोणीय बिंदु, एक तो ये मूल बिंदु O हो गया मेरे पास में, एक बिंदु ये है, इसका नाम दे देते अपन A, और एक बिंदु ये है जिसका नाम दे देते हैं B, और एक बिंदु ये है जिसका नाम दे देते हैं अपन C। A बिंदु के निर्देशांक है मेरे पास में कितने भी? 4,0। ओके, B बिंदु के निर्देशांक, तो B बिंदु है वो 2,3 पे कट हो रहा है, तो 2,3 इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन है। ठीक है, और C बिंदु के निर्देशांक है 0,4। ठीक है, और O बिंदु ये मेरे पास में 0,0। ठीक है बच्चों, हाँ, हम लिखेंगे ग्राफ से उभयनिष्ठ हल क्षेत्र छायांकित भाग, छायांकित भाग का नाम क्या दिया हमने? O A B C O। ठीक है ना, O A B C O है। ठीक है, जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु क्रमशः O बिंदु तो मेरे पास में 0,0, A बिंदु है मेरे पास में 4,0 और B बिंदु है मेरे पास में 2,3। ठीक है, और C बिंदु है 0,4। ठीक है, वापिस यही आएगा, ये तो रिपीट नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य फलन निम्नतम है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों पर
उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य फलन के मान ज्ञात करने के लिए मैं एक सारणी बना लेता हूं। ठीक है, यहां कोणीय बिंदु और यहाँ z का मान, और z का मान क्या है मेरे पास में -3x + 4y, -3x + 4y। ठीक है, तो कोणीय बिंदु एक तो O था 0,0, एक A बिंदु है 4,0, एक B बिंदु है 2,3 और एक C बिंदु था 0,4। इन चारों पर मैं z का मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो पहले तो 0,0 रखता हूँ, तो इसमें 0 और 0 रखा है, x और y की जगह 0 रखा तो z का मान आ गया 0। A बिंदु है 4,0, x की जगह तो 4 रखना है और y की जगह मैंने 0 रखना है, तो z का मान कितना बना अभी -12। ठीक है, B बिंदु 2,3, x की जगह 2 रखना, y की जगह 3 रखना है, यहाँ 2 रखा हमने, यहाँ 3 बना, तो ये -6 और ये +12, तो z का मान आ गया अपने पास में 6। 0,4 पर z का मान आ जाएगा मेरे पास में 16। ओके, तो अभी हमारा जो उद्देश्य फलन है वो निम्नतम का है। ठीक है, तो इनमें से निम्नतम वैल्यू देखनी है, हम देखते हैं कि ये हमारी निम्नतम वैल्यू है, निम्नतम। अतः x बराबर, तो x का मान तो ये हो गया, y का मान ये हो गया, x का मान 4 और y का मान 0 पर उद्देश्य फलन निम्नतम है तथा निम्नतम मान -12। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन पूर्ण हुआ। ठीक है, ये कोणीय बिंदु आ गए थे इसके, ये O बिंदु था 0,0, ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु। इन कोणीय बिंदुओं पर हमने उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा पूर्ण हुआ। हम इसी प्रकार से इसके आगे के प्रश्न सरल करेंगे। ठीक है।